जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आखिरी 5 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के। तो 2.17 शॉर्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ज़रा तवज्जो करें। इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A1 एंड A2, अब याद रखें आपकी टेक्स्ट बुक में ना A1 और A2 को बोल्ड किया हुआ है, यानी कि उसने मोटा किया हुआ है। इसका मतलब ये वेक्टर हैं। अगर आप A1 और A2 वेक्टर्स को रिवर्स कर दें, हाउ वुड दिस आल्टर, ALTER, आल्टर का मतलब है चेंज, तब्दील, A1 क्रॉस A2, तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो इसका पहला तो आंसर आएगा इट वुड नॉट चेंज। इसका आंसर क्या आएगा, मैं भी समझाता भी हूँ, पहले आप लिख लें। इट वुड नॉट चेंज इन दिस केस, कि इस केस में अगर हम A1 और A2 वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दें, उलट कर दें, तो क्या A1 क्रॉस A2 के प्रोडक्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैंने कहा नहीं, इट वुड नॉट चेंज नहीं होगा। अब रीज़न उसकी क्या मैं पेश करता हूँ, आपने ज़रा डायग्राम को बड़े अच्छे तरीके से समझना। अक्सर बच्चे ना डायग्राम गलत बना देते हैं। बेटा ज़रा गौर करें, ये देखें ज़रा, ये वेक्टर है ना मेरे पास A1, दिस वन इज़ A1 वेक्टर, और ये मेरे पास वेक्टर है A2। अब मैंने एरो लगाए हैं A1 और A2 पे, आपकी बुक में इसको बोल्ड किया हुआ है। अब ज़रा देखें A1 और A2 दो वेक्टर हैं, ये हमने A1 क्रॉस A2 जाना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ज़रा इसको ना समझने के लिए आप लोग ज़रा तवज्जो करें। मैंने पहले क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ाया है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, अगर आप समझ के आए ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन। अब A1 क्रॉस A2 ये इस तरह दिखाएगा ना आपको, आप इसको ऐसे समझें, ये इस तरह प्लेन में है, ये ब्लैक वाला A1 वेक्टर है, ये रेड वाला A2 है। अब आप ज़रा तो गौर करें, ये जो आपको दिखाए तो इस तरह ना A1 A2, ये इस तरह प्लेन के अंदर है। अब आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में हम कौन सा रूल लगाते हैं, राइट हैंड रूल, बेटा पता है ना आपको। तो अब आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को A1 से A2 की तरफ कर्ल करें, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम A1 क्रॉस A2। अब थंब किधर को है, अपवर्ड, ऊपर को है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब ज़रा देखें, अब थंब अपवर्ड है, यानी कि इस तरह है, ये आपका इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये A1 ये A2, A1 से A2, ये थंब अपवर्ड है ना, ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो अब ज़रा गौर करें कि इसी चीज़ को मैं अगर इस तरह शो करूँ इधर, तो अब ये हवा में है ना बाहर को A1 क्रॉस A2, तो बेटा हवा में तो वेक्टर नहीं ना बना सकते। जब आउटवर्ड हो ना, तो याद रखिएगा उसका फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट हो ना, अगर आउटवर्ड हो हवा में, तो उसको हम अपवर्ड शो करते हैं, क्योंकि ये 2D है ना। तो ये आ गया जी A1 क्रॉस A2, ठीक हो गया। ये असल में बाहर को है, हवा में, मैंने अभी आपको दिखा भी दी है। अब बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, ज़रा तवज्जो करें। अब आपने A1 और A2 को रिवर्स करना है, ज़रा इधर देखें, ये A1 है, ये A2, ऐसे है, यानी कि ये इस तरह प्लेन में है। आपने एज इट इज़ रिवर्स करना है बेटा। आप ज़रा तवज्जो से देखिएगा ज़रा मैं कैसे रिवर्स कर रहा हूँ। ये A1 है, ये A2 है। A1 इस तरह है, आप इसको रिवर्स करें ऐसे, और A2 को करें इस तरह रिवर्स, तो ये इस तरह हो जाएगा, यानी कि ये A1 इधर आ गया, A2 इधर आ गया। बात समझ रहे हैं, पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज चलेगा। तो अब फिर A1 से A2 आप लेके आए, तो थंब की डायरेक्शन फिर भी वही है। तो पता चला कि A1 और A2 को रिवर्स करने से डायरेक्शन रिमेन सेम। आल्टर का मतलब था ना चेंज, तो उसका मतलब ये चेंज तो नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। अब आप ज़रा गौर करें, जब आपने डायग्राम बनानी है ना बेटा, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। ये A1 है ना, A1 मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये डॉटेड से शो कर रहा हूँ। ये देखें ज़रा, ये A1 है ना, A1 ये है, इसके बिल्कुल रिवर्स का मतलब होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री पे आप उसको पीछे की तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा -A1। तो बेटा आपने ख्याल करना, अगर ये A1 है तो -A1 इधर आएगा। ये A2 है, तो इसको भी डॉटेड से थोड़ा सा पीछे को लें, तो ये आ जाएगा -A2। तो मैंने डॉटेड से जानबूझ के बनाया है। तो आप ज़रा ख्याल करें आप कि इसको हम पूरा वेक्टर को जोड़ देते हैं ना, ये A1 आ गया, ठीक है, ये A2, ये दोनों डायग्राम्स अलग अलग हैं, ये इकट्ठी नहीं है, ये अलग अलग हैं। अब मैंने इसलिए बनाया, आप देखिए ज़रा, A1 है ना, इसको आपने एग्जैक्ट रिवर्स करना है, -A1, A2
-a2। अब आप देखें a1 इधर है तो -a1 इधर है, a2 इधर है तो -a2 नीचे है। तो पहले डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो अब क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। लेकिन हमने देखा ना कि डायरेक्शन रिवर्स भी हो जाए तो फिर भी सेम रहेगा। तो इधर मैं लिखूंगा -a1 क्रॉस -a2। तो आपने देखें ये दोनों अलग अलग डायग्राम है, ये मैंने थोड़ा सा साथ साथ इसलिए बना दिया है ताकि आप ना a1 को रिवर्स करते वक्त आप ज़रा ध्यान से करें, a2 को रिवर्स। तो आपने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अब आप हैरान होंगे सर ये कैसे सेम आ गया, मैंने अभी आपको करके दिखाया भी है। जब आप माइनस की वजह से ना बेटा, जब आप इस तरह जाएंगे, अब आप ज़रा गौर करें कि ये a1 है ना, ये a1 है, ये a2 है। अब आपने क्लॉकवाइज मूव करना है इस तरह। अब आप a1 से a2 जाएंगे, a1 से a2 जाना है, ये बनती है डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ज़रा गौर करें, ये रेड वाला a1 है, ये a2 है। a1 से a2 अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज है तो अब क्लॉकवाइज है, पहले मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब a1 से -a2 है तो थंब फिर भी अपवर्ड है। तो इसका मतलब है कि a1 क्रॉस a2 -a1, मैं इसको कैसे लिखूंगा, a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू -a1 क्रॉस -a2। तो पता चला कि इसको एग्जैक्ट ऑपोजिट करने से ये आल्टर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो बेटा इसकी डायग्राम अच्छे तरीके से बनानी है, प्लस मैंने राइट हैंड रूल से आपको समझा दिया, तवज्जो से ज़रा समझ लें इसको। तो जी बेटा 2.18 शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी। नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस डैट कुड मेक a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं है, ये नल वेक्टर है। अगर किसी किताबों में 0 को बोल्ड नहीं किया गया तो वो गलत है, आप उसको ठीक कर लें। कहता है जी a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू नल वेक्टर आंसर आए। तो आप 3 कंडीशन ऐसी बताएं। तो बेटा हम जानते हैं ना फार्मूला क्या होता है, a1 क्रॉस a2 का क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है, a1 की मैग्नीट्यूड a2 की मैग्नीट्यूड क्रॉस है तो साइन थीटा। क्या ये पूरा हो गया फार्मूला? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट, तो आंसर भी वेक्टर आएगा। तो हम साथ में एन कैप भी लिखेंगे। तो बेटा ये फार्मूला बनेगा a1 क्रॉस a2 का। तो आपने 3 कंडीशन ऐसी बतानी है कि दोनों, जब तीनों कंडीशनों में आंसर क्या है, 0 नहीं, 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो ज़रा देखें, हम तीनों कंडीशंस लिखते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। हाँ जी बताएं जी ये नल वेक्टर कब आएगा, या तो a1 को 0 कर दें या a2 को। तो हम लिखेंगे पहली कंडीशन आइदर a1 वेक्टर या a2 इज इक्वल टू 0। ऐसा करिए, इधर एरो ना डालें आप। आइदर का मतलब है दोनों में से एक। भला कैसे? अगर आप a1 को 0 करेंगे तो ये सारा 0, मैग्नीट्यूड 0 और साथ में यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर ही आंसर आएगा। कहता है या तो a1 को 0 कर दें या a2 को। इसको 0 करेंगे तब भी आंसर नल वेक्टर आएगा, a2 को 0 करेंगे तब भी आंसर नल वेक्टर ही आएगा। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटा अब क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर किसके कब होता है? जब ये पैरेलल हो। जब a1 और a2 दोनों होंगे पैरेलल तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा इसका जी? पैरेलल। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, और पैरेलल में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो क्या आंसर आएगा? a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू नल वेक्टर। तीसरी कंडीशन क्या होगी? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो बेटा याद रखिएगा साइन 0 भी 0 है और साइन 180 भी 0 है। तो जब 0 होगा साइन 0 0, तो ये सारा 0 इंटू यूनिट वेक्टर नल वेक्टर ही आ जाएगा। तो फिर भी मैं लिखूंगा a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये 3 कंडीशन हैं जी, या तो a1 0 या a2, या दोनों वेक्टर a1 और a2 पैरेलल हो, या दोनों एंटी पैरेलल हो। साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0। तो आंसर तीनों केसेस में नल वेक्टर ही आएगा। तो ये हैं 3 कंडीशंस, नोट कर लें बेटा।
तो जी बेटा नेक्स्ट 2.19 क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा तवज्जो करें। आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स, ये तकरीबन ट्रू या फॉल आपने बताना, स्टेटमेंट उसने दी हुई, आपने बताना गलत है या सही है। एंड एक्सप्लेन द रीज़न, उसकी रीज़न भी बतानी है। पहला पार्ट ज़रा पढ़ें। ए बॉडी इन एक्विलिब्रियम इम्प्लाइज डैट, अगर एक बॉडी एक्विलिब्रियम में है, इम्प्लाइज डैट, क्या उसका ये मतलब है कि डैट इज़ नॉट मूविंग नॉर रोटेटिंग, नॉर मूविंग नॉर रोटेटिंग। कहता है कि अगर एक बॉडी एक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि वो मूव भी नहीं कर रही और रोटेट भी नहीं कर रही। बेटा ये गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज नॉर मूविंग, सॉरी एक मिनट है जरा, मैं ज़रा स्टेटमेंट थोड़ा सा दोबारा देख लूँ, एक मिनट है, सॉरी फॉर डैट। ज़रा देखें, 2 आइडेंटिफाइड ए बॉडी इन एक्विलिब्रियम डैट इज़ नॉर मूविंग नॉर रोटेटिंग। ज़रा तवज्जो करें, वो कहता है जी दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह कि अगर एक बॉडी एक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब यह है कि वो मूव कर तो रही है। मैंने रीज़न में क्या लिखा है, बिकॉज इन डायनामिक एक्विलिब्रियम बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा आप ज़रा तवज्जो करेंगे इस बात पर कि अगर एक बॉडी एक्विलिब्रियम में है ना, जी सॉरी बेटा थोड़ा सा स्टेटमेंट में मैं कंफ्यूज हो गया था, माजरत है इस चीज़ के लिए, ज़रा दोबारा पढ़ें क्योंकि एक्विलिब्रियम पे बड़ा अच्छा लेक्चर मैं दे चुका हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी, ज़रा आप दोबारा पढ़िएगा। ए बॉडी इन एक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी एक्विलिब्रियम में है क्या उसका ये मतलब है डैट इज़ नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग। बेटा ये स्टेटमेंट सही नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि अगर एक बॉडी एक्विलिब्रियम में है ना तो इसका मतलब ये है कि वो मूव भी कर सकती है और रोटेट भी कर सकती है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स थी, स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनामिक एक्विलिब्रियम। और डायनामिक एक्विलिब्रियम में बॉडी, अगर आपके घर में पंखा लगा है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मैंने उसका बताया था ना कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और टॉर्क भी 0 होगा। तो ये टॉर्क और एक्विलिब्रियम वाला टॉपिक अगर आपने समझा है, तो अगर टॉर्क 0 है तो इसका मतलब है कि बॉडी, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि डायनामिक एक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी कैसे मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। मोशन ऑफ पैराट्रूपर, जब वो ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ बेटा एक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक एक्विलिब्रियम, डायनामिक। फिर डायनामिक की आगे 2 टाइप्स हैं, डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम, डायनामिक रोटेशनल एक्विलिब्रियम। आप मेरा एक्विलिब्रियम वाला लेक्चर ज़रूर सुने, तो उसमें मैंने सारा समझाया है कि जब वो पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आता है वो तो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, ठीक है। मोशन ऑफ सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। मोशन ऑफ अ फैन, जो आपके घरों के अंदर पंखा लगा है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इट मीन कि वो एक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट पढ़ें जी। दूसरी स्टेटमेंट में बुक वाला क्या पूछता है आपसे बेटा, दूसरी स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है इफ़ को प्लेनर, ये बेटा को का मतलब है सेम, प्लेनर का मतलब है प्लेन। अगर वेक्टर्स फोर्सेस विच लाई इन द सेम प्लेन, ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है ना, उनको कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। इफ़ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन, ये मैंने आपको पहले समझाया भी हुआ, हम पीछे भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के हैं। अगर ये सारी कोप्लेनर फोर्सेस हैं क्योंकि ये सारी एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। अगर कोप्लेनर फोर्सेस हैं और वो एक क्लोज पॉलीगॉन बना रही हैं, तो आगे क्या कहता है जी, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम। क्या बॉडी एक्विलिब्रियम होगा? बिल्कुल ठीक। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी ठीक है। कन्फ्यूजन के लिए माजरत है कि अगली स्टेटमेंट ठीक है। ये सारी ए बी सी डी ई एफ, ये सारी कोप्लेनर फोर्सेस हैं। अगर कोप्लेनर फोर्सेस एक ही सारी फोर्सेस एक प्लेन में लाई कर रही हैं तो बेटा उनका सम किसके इक्वल होता है? नल वेक्टर के। ये आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम पढ़ी है। अगर एक प्लेन पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 है तो इट मीन कि वो बॉडी एक्विलिब्रियम में है। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। तो बेटा आप लोग नोट कर लें प्लीज़। तो जी बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 2.20। ए पिक्चर इज सस्पेंडेड, एक तस्वीर लटकी हुई है फ्रॉम अ वॉल, दीवार के साथ, बाय द 2 स्ट्रिंग्स, 2 रस्सियाँ साथ में, शो बाय द डायग्राम द कन्फिग्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। आप डायग्राम के जरिए साबित करें कि टेंशन कम से कम होगी। बेटा ये 2.20 शॉर्ट क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि जो आपका 2.15 न्यूमेरिकल है ना,
दूसरे चैप्टर का 15वां न्यूमेरिकल, वो भी सेम एज इट इज़ इसी मेथड से है। तो आप लोग ये इसको ख्याल करिएगा, ये 2.20 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2.15 न्यूमेरिकल मेथड सेम है। अब ज़रा तवज्जो करें, सवाल क्या कहता है। ये दीवार के अंदर फॉर एग्जांपल एक कील लगा हुआ है बेटा, इसके साथ ना एक तस्वीर लटकी हुई है, ठीक है। ये एक पिक्चर है जो कि इस दीवार के साथ लटकी हुई है, दिस इज़ द पिक्चर। और इस पिक्चर का वेट किधर को एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg, वर्टिकली डाउनवर्ड इस पिक्चर का वज़न। अब ये कील है, ये पिक्चर इसके साथ हैंग की हुई है, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 रस्सी हैं। अब आप मुझे बताएं, इस रस्सी के अंदर भी टेंशन होगी जिसको मैं T का नाम देता हूँ, इसके अंदर भी टेंशन होगी जिसको मैं T का नाम दे देता हूँ। अब ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। अब इस टेंशन के बेटा आप 2 कंपोनेंट्स करने, ज़रा तवज्जो करें। एक इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको आप Tx कहेंगे, दिस इज Tx, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको आप क्या कहेंगे, Ty, दिस इज Ty। और बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ ये इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल है। तो मैं थोड़ा सा अलग अलग शो कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Tx और इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट इसी तरह होगा, दिस इज़ Ty। मैं थोड़ा सा अलग अलग बनाया ताकि आपको समझ आ जाए। अब बेटा ज़रा गौर करें, इस रस्सी का जो x कंपोनेंट है और इस रस्सी का जो x कंपोनेंट है, दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट है। तो ये जो t cos थीटा माइनस t cos थीटा इज इक्वल टू 0 के x कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ओपोजिट है। लेकिन बेटा आप दोनों केसेस में देखें कि y कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड है, इस रस्सी का y कंपोनेंट और इसका। तो ये जब डायरेक्शन ओपोजिट हो तो कैंसिल होंगे, डायरेक्शन सेम हो तो ऐड होंगे। तो हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर क्या पढ़ा है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू नल वेक्टर, इसको एफ नेट कहते हैं, एफ नेट। तो बेटा देखिए अब दोनों ऊपर को है तो उसको ऐड करें, क्या लिखेंगे, टी वाई प्लस टी वाई अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अब डाउनवर्ड फोर्स क्या है, वेट, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू वेट, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। बेटा अब टी वाई प्लस टी वाई क्या हो जाएगा, 2ty इज इक्वल टू W। अब टी वाई किसके इक्वल होता है, आपको पता है ना कि Tx T cos थीटा के इक्वल है और Ty T sin थीटा के इक्वल है, इज इक्वल टू W। ठीक है, ये मैंने आपको बताया वो ना, अपवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Ty प्लस Ty माइनस W इज इक्वल टू 0। तो माइनस W उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस W। याद रखेंगे अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो माइनस W उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो मैंने डायरेक्ट लिखा कि अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो बेटा अब टेंशन निकालनी है, T इज इक्वल टू W ओवर 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे बताएं साइन मैक्सिमम किस पे होता है, 90 डिग्री पे। तो अगर सपोज करें कि थीटा 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू W ओवर 2 साइन 90 डिग्री 1। तो इस वक्त टेंशन कम से कम होगी, कब, जब एंगल हो 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि ये अगर आपकी पिक्चर है ना, आपने उसको दीवार के साथ ऐसे लटकाना है कि ये उसकी 2 रस्सियाँ कि वो दोनों रस्सियाँ एंगल कितना बनाए, 90 डिग्री का। द टेंशन विल बी मिनिमम इफ द स्ट्रिंग्स विल बी वर्टिकल। ये आपने लाइन लिख लेनी है, द टेंशन, उसने पूछा था ना टेंशन कब कम होगी, जब एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आपने लाइन क्या लिखनी है, द टेंशन विल बी मिनिमम इफ द स्ट्रिंग्स विल बी वर्टिकल। ये वर्टिकल हो, अगर रस्सियाँ ऐसे हों तो इस वक्त टेंशन कम से कम होगी, लेकिन अगर वो इस तरह होगी ना तो इसमें टेंशन ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये प्रूफ नोट कर लें, यानी कि W ओवर 2 का मतलब है कि आपने वेट को हाफ कर दिया है, आधा वेट इधर हो जाएगा, आधा वेट उधर। द टेंशन विल बी मिनिमम इफ द स्ट्रिंग्स विल बी वर्टिकल। तो बेटा ये इसका प्रूफ नोट कर लें। 15वां न्यूमेरिकल भी सेम इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग नोट कर लें, शाबाश। तो जी बेटा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 2.21। तो पढ़ें जी जरा, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक अलग लेक्चर है,
जिसमें मैंने चैप्टर की साइड इन्फॉर्मेशन का जिक्र भी किया है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा। उससे आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और चैप्टर की साइड इन्फॉर्मेशन पे भी मैंने उस पर जिक्र किया हुआ उस लेक्चर में। सवाल क्या कहता है, ये बॉडी है ना, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर सारे का सारा वेट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सवाल क्या कहता है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये देखें रोटेट तो कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, यस। लेकिन आपने सवाल पूरा नहीं पढ़ा, सवाल दोबारा पढ़ें। कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, कि वो अपने ही वेट की वजह से वो रोटेट कर सकता है। अगर उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये फोर्स है ना, तो ये रोटेट तब करेगा जब ये पॉइंट पिवट पॉइंट होगा। देखे ना, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूं तो ये रोटेट कर गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे से पकड़ूं तो अब ये रोटेट थोड़ा सा कम करेगा। अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से पकड़ूं तो बेटा देखें, अब अगर मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ तो रोटेट करता है, अगर यहाँ से पकड़ता हूँ तब भी। लेकिन अगर यहाँ से पकड़ता हूँ तो ये बॉडी रोटेट नहीं करता। उसकी वजह, क्योंकि पहले पिवट ये था, अब पिवट पॉइंट इधर आ गया। यानी कि ये डायग्राम में आपकी बुक में शो किया गया ना, दिस वन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वेट W नीचे को है, दिस पॉइंट O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब पिवट पॉइंट भी यही है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल। जी नहीं, उसने पूछा था ना कैन अ बॉडी रोटेट, हम लिखेंगे बॉडी रोटेट नहीं कर सकता अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, अपने ही वेट की वजह से वो रोटेट नहीं कर सकता। रीज़न, आप रीज़न क्या पेश करेंगे, बिकॉज, आप लिखेंगे बिकॉज इन दिस केस, बिकॉज इन दिस केस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट कह लें या फोर्स कह लें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासिस थ्रो द, कहाँ से गुजरती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, दिस वन इज कॉल्ड अ पिवट पॉइंट, मरकज, पासिस थ्रो द पिवट पॉइंट। तो ये पिवट पॉइंट में से गुजर रही है, तो ऐसा करने से क्या होगा, सो मूवमेंट आर्म इज जीरो, मूवमेंट आर्म इज ज़ीरो। इस बात की आपको समझ आई कि अगर आप बॉडी को यहाँ से पकड़ते हैं ना, ये है इसका पिवट पॉइंट और ये इसका वेट है, तो फिर ये रोटेट करेगा। लेकिन अगर आप बॉडी को पकड़ते ही वहाँ से हैं, जो इसका पिवट भी वही हो और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट भी वही हो, तो बेटा फिर आपने पढ़ा था ना, पिवट से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का दरमियानी फासला मूवमेंट आर्म है। लेकिन अगर पिवट ही शिफ्ट होकर इधर आ गया है, बात समझ रहे हैं ना, तो फिर मूवमेंट आर्म तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है मूवमेंट आर्म ज़ीरो का मतलब क्या, कि L की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो बेटा टॉर्क की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी हुई है, टॉ इज इक्वल टू LF। तो टॉ इज इक्वल टू, अगर L ज़ीरो हो जाएगा तो टॉर्क फोर्स एक्ट कर भी रही होगी ना, ये फोर्स क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इट्स वेट। तो जब मूवमेंट आर्म ज़ीरो होगा तो टॉर्क भी ज़ीरो। अब अगर टॉर्क ज़ीरो तो इसका मतलब है कि बॉडी रोटेट नहीं करेगा अपने ही वेट की वजह से। तो बेटा इसको नोट कर लें। तो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक भी दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को इजाज़त दें। न्यूमेरिकल के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।